ओके, तो जो भी मैंने आपको डेफिनेशन भेजी है, आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, एक्लिनिक लाइन, डायनामिक लाइन, है ना, ये सब की डेफिनेशन से याद रखना। अब सेम हॉरिजॉन्टल फील्ड की, अच्छा, जस्ट अ मिनट, आइसोडायनामिक लाइंस जॉइन द प्लेसेस ऑफ सेम हॉरिजॉन्टल फील्ड। अच्छा सॉरी, मैंने पता नहीं क्यों वर्टिकल पढ़ लिया। सेम हॉरिजॉन्टल फील्ड की पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन आइसोडायनामिक लाइन। मेरे पास एक डाउट आया सर, एलएन के जेईई एडवांस पैटर्न टेस्ट में मैग्नेटिज्म आएगा क्या? देखो यहाँ आना आएगा तो नहीं, लेकिन हम डाल भी सकते हैं, मतलब हमको कोई रोकेगा नहीं, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जेईई एडवांस पैटर्न का, क्योंकि आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया अच्छे से, तो क्वेश्चन भले जे पेपर भले जे एडवांस पैटर्न का हो, तो उस पैटर्न में इसके क्वेश्चन भी दे सकते हैं हम तो आपको, है ना, तो ये आ सकता है। ठीक, चलो और कोई डाउट? ओके, ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुका था, फिर अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करा था। ईएमआई चैप्टर में सबसे पहले हमने चीज जो पढ़ी थी, सबसे स्टार्टिंग चीज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइंस पे अपने डिफाइन करा है, एकदम सिमिलर पैटर्न में हमने डिफाइन करा है ना, बिल्कुल सेम चीजें थी, क्वेश्चंस भी करे उसके कल अपन ने, और फिर उस पर BB1 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, BB1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में इंटीग्रेशन वगैरह के। ठीक है, जब अपने पास मिलते जाएंगे अपन करते जाएंगे। ओके, तो अपन आज BB1 डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। और मैंने वेडनेसडे मतलब कल के लिए मैंने आपको बता दिया था, आपका पेपर कंप्लीट करके आ जाइए, पेपर में जो भी आपके डाउट्स है अपन कल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको एक रेस और भेजी हुई है, मैग्नेटिज्म इंक्लूड करके, उसमें कुछ एमईसी के क्वेश्चन है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। एंड एक असाइनमेंट और भेजा था मैंने, वो भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो BB1 पे आ जाते हैं हम। BB1, ठीक है, देखो BB1 में हमारे पास 8 क्वेश्चन थे, ओनली 8 क्वेश्चन थे, तो बताइए कोई डाउट? अभी तक तो मेरे पास कोई डाउट नहीं आया, सभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं नो डाउट, फुल क्लियर। ठीक है, अच्छे से देख लो। चलो, कोई भी डाउट नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं ईएमआई में, लेकिन उससे पहले एक चीज और, क्योंकि आप लोग में से कई बच्चे डिस्कशन क्लास में आए नहीं थे, एससीवी वाली डिस्कशन क्लास में, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस एससीवी के इलस्ट्रेशन में, एससीवी में ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत अच्छे हैं, जो मैं डिस्कशन क्लास में आपको कराने वाला हूँ, लेकिन सब बच्चे डिस्कशन क्लास में नहीं आए थे, तो आपने करे हैं कि नहीं एससीवी के सारे क्वेश्चन? जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता हूँ, आइडिया देता हूँ, एक हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पास में यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रोजेक्ट कराया अपन ने, तो उसका शायद मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया था, ऐसा कुछ था, मैक्सिमम कितना यहाँ से डिस्टेंस जा पाएगा, ऐसा कुछ पूछ लिया था। या एक क्वेश्चन ऐसा था, नहीं ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को ऐसा फेंका है हमने, तो वो मैक्सिमम कितना दूर जा पाएगा, ऐसा क्वेश्चन है, हमने डिस्कशन क्लास में डिस्कस करा था इसे। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें हमको इक्वेशंस बनाकर प्रॉपर्ली ढंग से, थोड़ा सा टिपिकल टाइप की इक्वेशन बनती है ना, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये ऑफकोर्स करना चाहिए था। फिर एक लास्ट क्वेश्चन जो था वो साइक्लॉइड पाथ का था, एक चार्ज पार्टिकल को म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, चार्ज क्यू मास है, तो आपसे इस पार्टिकल का मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट पूछ लिया था, तो एक्चुअली साइक्लॉइड पाथ बनता है, इसका पाथ साइक्लॉइड वाला बनता है, ऐसा कुछ पाथ बन रहा था इसका, और फिर आपको मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट पूछा था, तो ये वाला क्वेश्चन भी करा के गोपाल बोल रहा है, नहीं बेटा गोपाल ये रिटर्न करके नहीं आएगा, ये ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में सीधा चलते आएगा पार्टिकल, साइक्लॉइड पाथ, एससीवी का लास्ट इलस्ट्रेशन। अगर नहीं कराओ तो करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो फिर इसको अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक? हाँ, चलो ओके, ठीक है, अगर ये डन है तो बहुत बढ़िया। ओके, फिर एक बच्चे का मेरे पास एक डाउट आया था, आपकी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, वो आपके पास कुछ कर्व है, कर्व की आपको इक्वेशन दे दी थी उन्होंने पोलर फॉर्म में,
एक कर्व की आपको इक्वेशन दी हुई थी पोलर फॉर्म में, है ना। इसमें थीटा का आर के साथ रिलेशन दे रखा था, आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा था, पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी थी, और फिर ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली थी, कर्व इज कैरिंग करंट एंड ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी थी। इसका मैंने आपको हिंट भी बताई थी कैसे करना चाहिए, डीएल साइन थीटा को आर डी थीटा में कन्वर्ट करके करते हैं अपन। तो ये वाला क्वेश्चन भी करा कि ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन बैंक डिस्कशन के टाइम हमने डिस्कस करा था इसको कैसे करना है। नहीं हुआ, आज फिर से ट्राई करेंगे। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसमें पोलर कोऑर्डिनेट थोड़ा मतलब करा हुआ रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है। आर डी थीटा को हम कैसे डीएल साइन थीटा को आर डी थीटा लिखते हैं, ये मैंने क्लास में बताया था आपको, तो बस वो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है और बाकी तो कुछ नहीं है। चलो, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप अच्छे से कर लीजिए, और डाउट है तो फिर डिस्कस कर सकते हैं अपन। इज दैट ओके? अभी तो हटा देता हूं मैंने एक बार फिर से रिमाइंड करा आपको कि ये क्वेश्चंस करना है आपको। चलिए, सो क्वेश्चन बैंक में जो भी डिस्कशन हमारा पेंडिंग है, तो हम कोशिश कर, ईएमआई तो अभी अपना चलेगा तो इसका चलते जाएगा, अपन इस सैटरडे देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब अपना मैग्नेटिज्म ईएमआई चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो आपने फ्लक्स कैलकुलेशन तो सीख लिया, अब अपन इस चैप्टर की मेन चीज पा जाते हैं, फेराडेस लॉ। फेराडेस लॉ ऐसे लिखिए, फेराडेस लॉ। फेराडे ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कुछ चीजों को, एंड उन चीजों को फिर लॉस के टर्म में हमें बता दिया। अब वो क्या चीज ऑब्जर्व करी, तो ऐसा कुछ अपन इंटरेस्टिंग से कहानी जैसा सोच सकते हैं कि फेराडे उनके लैब असिस्टेंट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे थे, है ना। अब वो एक्सपेरिमेंट करंट के ऊपर करते रहते थे, मैग्नेटिक फील्ड पे करते रहते थे, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी थी, एक कॉपर वायर का लूप भी था। कॉपर वायर का लूप से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, तो कॉपर वायर के लूप के साथ उन्होंने क्या कर रखा था, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा था। उनके पास एक कॉपर वायर का लूप था, तो बहुत सारे टर्न्स थे यहाँ पर, और ये दोनों जो वायर एंड पे आ गए थे, इनको उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा था। गैल्वेनोमीटर कैन सेंस इवन द स्मॉलेस्ट करंट, गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल करंट को भी अच्छे से मेजर कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ उनके पास अरेंजमेंट था। अब इस अरेंजमेंट वो उनके लैब जो असिस्टेंट था उससे कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया, तो उन्होंने लैब असिस्टेंट को, या जो भी उनकी वाइफ थी उस समय, तो उनसे झगड़ा हो गया। अब वाइफ ने क्या करा, उनके पास मैग्नेट रखी थी, तो वाइफ ने मैग्नेट फेंक के मार दी फेराडे को। फेराडे को भी गुस्सा आया, उसने भी मैग्नेट उठा के वापस से फेंक दी। लेकिन क्या हुआ कि इनकी लड़ाई के चक्कर में वो मैग्नेट बार बार इसके पास से पास हो रही थी, इस लूप के पास से मैग्नेट पास हो रही थी। फेराडे के लैब असिस्टेंट चुपचाप बेचारे देख रहे थे, कहा अपने सर की लड़ाई वड़ाई देखते थे, तो वो लोग है ना चुपचाप बैठ के देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट वगैरह में ध्यान दे रहे थे। उनका ध्यान क्या, यार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है बार बार, जब भी फेराडे की वाइफ उनको मैग्नेट फेंक के मार रही है, या फेराडे उनकी वाइफ को मैग्नेट फेंक रहे हैं, तो इसके आसपास से मैग्नेट पास कर रही है, उन्हें डिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब ये डिफ्लेक्शन दिखने की जो चीज थी, ये नोट कर ली गई इससे से। फिर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करी, एक्सपेरिमेंट को कई तरह से रिपीट करा, वैरायटी ऑफ वेज से हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो फाइनली जो कुछ समझ में आया वो फैराडेज लॉ के टर्म में हमें पता है, जितनी भी चीजें एक्सपेरिमेंट हुई। हाँ, रशीद बोल रहा है थोड़ा मैग्नेट इधर उधर होता तो फेराडे ही नहीं रहता, उनके लॉ कहाँ से रहते, ठीक है। हाँ, चलो, तो लड़ाई से फायदा हो गया, हाँ वही, ये लड़ाई की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है ना, ऐसा कुछ असली हिस्ट्री में हुआ कि नहीं, हाँ कोई क्लेम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ऐसी कहानी अपन ने समझ ली। तो फेराडे की जो लड़ाई हुई, कुछ तो फायदा हुआ, चलो उससे उससे हमको ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है फ्रॉम अ लूप, किसी लूप से एसोसिएटेड जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट लूप इज कंप्लीट। एंड लूप इज कंप्लीट, लूप इज इनकम्प्लीट, देन इन केसेस में अपन बोल देंगे उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। ऑफ कोर्स करंट के लिए ईएमएफ ही रिस्पॉन्सिबल है। जब एक्सपेरिमेंट उस समय हमको नया नया इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी सब लोग समझ रहे थे, साइंटिस्ट लोग को पता चल रहा था, तो ऐसा समझा जाता था कि भाई करंट प्रोड्यूस करने के लिए एक क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, जिसे ईएमएफ नाम दिया गया था। बैटरीज के अंदर ईएमएफ वाली प्रॉपर्टी होती है, तभी बैटरी लगाकर सर्किट में करंट आ जाता है।
तो जो बैटरीज की प्रॉपर्टी थी जिससे करंट प्रोड्यूस होता है उसको नाम देते थे ईएमएफ। तो फेराडे ने भी यहाँ वही बोला कि अगर एक मैग्नेट इससे पास हो, सॉरी, मैग्नेट इससे पास हो, मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स द लूप और गोइंग अवे फ्रॉम द लूप, कुछ भी हो, पास हो, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप चेंज होगा। मैग्नेट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा दैट विल चेंज, मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा दैट विल चेंज। whenever magnetic flux associated with a loop changes, magnetic flux associated with a conductor changes, there is induced EMF in the conductor। मैग्नेट को इसके आसपास मूव कराओ तो मैग्नेट के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर जो होगा जो इस लूप से पास हो रही है दैट विल वेरी। मैग्नेट को पास में ले जाएंगे तो फील्ड लाइन का ज्यादा नंबर पास करेगा, है ना, फील्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, जितना मैग्नेट पास में होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड फिर इससे पास करेगी, ज्यादा फील्ड लाइन पास कर जाएगी, और मैग्नेट जितना दूर ले जाएंगे फील्ड लाइंस कम पास करेगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द लूप चेंजेस व्हेन मैग्नेट इज हैविंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू लूप। और जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो हमें दिखा कि यहाँ करंट आ रहा था, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ईएमएफ होता है, तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आता है, ये फेराडे ने एस्टेब्लिश करा। चलो क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ ठीक है, चलो तो सबसे पहले, हाँ एक बहुत अच्छी चीज है, अपनी जो कहानी पढ़ी उससे बच्चों ने इन्फ्रेंस निकाला कि फेराडे की वाइफ और उनके झगड़े की वजह से हमारा सिलेबस बढ़ गया। हाँ चलो ठीक है, देखो सिलेबस बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन एक चीज जरूर है कि आज जो भी कुछ है, आज जो भी कुछ अपन टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग अंधेरे में नहीं बैठे हैं, तो उसका रीजन भी यही है यार, है ना। तो काफी सारे काम भी आसान हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेबस बढ़ा दिया। अब अगर एप्लीकेशन पार्ट देखो ना तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आसान हो रही है। आज अपन जो आप अपने घर में बैठे हो, हम यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबका रीजन ही यही सब है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो तो फेराडेज लॉ को फॉर्मली लिख लेते हैं अपन, लिखो। फर्स्ट लॉ, फेराडे के दो लॉ है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ लिखेंगे अपन, ठीक है, हाँ चलो लिखिए। अब बच्चे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग होती है, थ्योरी पसंद नहीं है। देखो अभी हम लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो बस थ्योरीज पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस में थ्योरीज ही है। तो इंजीनियरिंग में जाके एप्लीकेशन सीखना है, इंजीनियरिंग में जाके, और स्कूल लेवल भी कर सकते हो। वो तो अभी हमारे पास यार अपने इंडिया में क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम इतने सारे लोग हैं और इंस्टीट्यूट जो है अच्छे वाले वो कम है, तो ठीक है अपन को उनमें जाने के लिए थोड़ा सा अभी थ्योरी व्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। एग्जाम एक बार वो एग्जाम क्रैक करो फिर आईआईटी में सब कुछ करो, आईआईटी में तो हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, वहां पे सब एप्लीकेशन वगैरह पे काम कर सकते हो आप, है ना। चलो तो लिख लेते फटाफट इसका स्टेटमेंट, लिखो। whenever magnetic flux whenever magnetic flux associated with whenever magnetic flux associated with a loop ब्रैकेट में कंडक्टिंग, a loop ब्रैकेट में कंडक्टिंग, whenever magnetic flux associated with a loop ब्रैकेट में कंडक्टिंग changes there is induced electromotive force, there is induced electromotive force or EMF, there is induced electromotive force or EMF generated in the loop, there is induced electromotive force generated in the loop, generated in the loop, ठीक है। दिस इज द फेराडेज फर्स्ट लॉ, ये फेराडे फर्स्ट लॉ हो गया हमारा, ठीक है। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि कब ईएमएफ आएगा, व्हेन विल ईएमएफ विल बी जनरेटेड, तो कब जनरेट होता है, जब फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं आएगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आएगा, ठीक है। अभी बस ईएमएफ के बारे में पता चला अपन को, चलो यहाँ कोई डाउट? पहला लॉ सिंपल है ना। तो अब अगर इसकी बातें करें अपन, ये बताओ कि मैग्नेट और लूप, मान लो दोनों चीजों को मैं अपने हाथ में होल्ड करता और दोनों को सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कराता,
ये मैंने मैग्नेट रखा और ये मेरे पास करंट लो, दोनों को मेरे हाथ में रख के दोनों को सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करा रहा हूं, तो क्या ईएमएफ आता? बिल्कुल सही नहीं आता, है ना, बिकॉज यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स देखना है हमको, समझना है कि फ्लक्स कैसे पास हो रहा है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं, ये समझना है। चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं और चीज पूछू, ये मैग्नेट जो थी, इसको मैं अगर लूप के पास लेके जा रहा हूँ तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगा। अवे ले जा रहा हूँ तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगा। इस मैग्नेट को यहीं पर मैं घुमाने लग जाऊं तो क्या होगा, ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? रोटेट कर दो, आएगा ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, बिकॉज जैसे से लूप रोटेट करेगा इससे फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेट अगर पूरा वर्टिकल हो गया तो फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे पास करेगी, फिर है ना, परपेंडिकुलर टू लूप हो जाएगी, तो फिर फ्लक्स डेफिनेटली चेंज हो गया। पहले फ्लक्स ऐसे पास कर रहा है, फिर वर्टिकल लाइन हो गई तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैग्नेट को स्टिल रखकर लूप को मूव करने लगता तो क्या होता, लूप को आगे पीछे ले जाता तो भी फ्लक्स आता, बिल्कुल सही बात है ना। लूप को ऊपर नीचे ले जाता तो भी फ्लक्स आता, ठीक है। हाँ, लूप को अपने डायमीटर के अबाउट घुमाने लगता, लूप को उसके डायमीटर के अबाउट घुमाता, इस डायमीटर के अबाउट घुमाता उसको मैं, तब क्या होता, तब भी फ्लक्स चेंज होता, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। अगर मैं लूप को उसके एक्सिस के अबाउट घुमाने लग जाऊं, लूप को उसके एक्सिस के अबाउट घुमाने लग जाऊं, तब चेंज नहीं होता, बिल्कुल सही। लूप को अपने एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो फिर फ्लक्स तो सेम ही रहेगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इमेजिनेशन से देख सकते हो, तब नहीं आता, ठीक है। चलो, तो मेरे पास कुछ डाउट आया था, सर लूप को ऊपर नीचे से कैसे आएगा? अच्छा, तो लूप को अगर मैं ऊपर ले गया या नीचे ले गया तो मैग्नेटिक फील्ड उन पॉइंट पे चेंज हो जाएगी ना। इस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो अलग रहेगी यार, नीचे जाओगे तो भी अलग रहेगी। यहाँ पर फील्ड लाइन थोड़ी दूर दूर हो गई, यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर हो गई, बीच में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जैसे ही लूप ऊपर गया, फील्ड लाइन तो नंबर में चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिख रही है, कम हो रही है, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट लॉ इज गिविंग अस द केसेस, और वो सब सिचुएशन बता रहा है जब जब ईएमएफ आएगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट मेरा, मान लो गैल्वेनोमीटर नहीं कनेक्टेड होता, तब ईएमएफ आता कि, गैल्वेनोमीटर नहीं कनेक्टेड होता तो ईएमएफ आता कि नहीं? चलो, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं आता, कुछ बच्चे बोल रहे आता, तो करेक्ट आंसर इज ईएमएफ तो आता बट करंट नहीं प्रोड्यूस हो पाता। तो ईएमएफ क्यों नहीं आएगा, मतलब अगर लूप कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है तो उससे ईएमएफ में थोड़ी कोई फर्क पड़ना चाहिए। लूप कंप्लीट नहीं होगा तो करंट नहीं आ सकता, बट अगर लूप कंप्लीट है तो करंट आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। भाई फ्लक्स तो तब भी चेंज होगा ना, ठीक है। सो करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्लोज लूप चाहिए, करंट के लिए हमें क्लोज लूप चाहिए, पर करंट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ईएमएफ चाहिए तो ओपन लूप में भी हो सकता है वो तो, ठीक है, बैटरी के जैसा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बैटरी के जैसा, है ना। तो ईएमएफ तो हमेशा आएगा वेदर लूप इज क्लोज्ड और नॉट। बस ये प्रॉब्लम ये रहेगी कि अगर लूप ओपन रहेगा तो हम समझ कैसे पाएंगे ईएमएफ आया, वो तो जब गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो करंट आएगा तो उससे समझ में आएगा कि ईएमएफ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम रहती है, सर ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा है, देन ईएमएफ है तो करंट होना ही चाहिए। नहीं बेटा, किसी भी बैटरी के टर्मिनल्स को ओपन रखो तो उसमें कोई करंट थोड़ी आ जाता है, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट नहीं आ सकता, ठीक है। चलो, तो ईएमएफ तो तब भी आएगा। दूसरी चीज, अब एक्सपेरिमेंटली हमने ये पता करा कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो पता करा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ अपन ने देख लिया था, ईएमएफ कब आता है, तो व्हेन चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इंप्लाइज दैट ईएमएफ। पहला लॉ तो देखिए अपने शॉर्ट में लिख दिया। अब सेकंड पॉइंट फैराडे का था कि भाई ईएमएफ आता है तो कितना आता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईएमएफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड। तो एक्सपेरिमेंटली वो भी फैराडे ने बताया, द अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेटेड और द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू rate of change of magnetic flux, is proportional to rate of change of magnetic flux। फैराडे ने ऑब्जर्व करा
कि जब वो मैग्नेट को बहुत फास्ट लेके जाते तो ज्यादा करंट दिखता था उनको, मैग्नेट को धीरे धीरे लेके जाते तो कम करंट दिखता था। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो जब चेंज कर रहे थे तो उन्हें ईएमएफ चेंज दिख रहा है। तो एक्सपेरिमेंट जो दिखाया एक्सपेरिमेंट जो, उससे उन्होंने सेकंड लॉ दे दिया, द अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो रचित बहुत बढ़िया चीज बोल रहा था, जितना बड़ा झगड़ा, जितना ज्यादा गुस्से से मैग्नेट फेंक रहे थे एक दूसरे की तरफ, उतना ज्यादा ईएमएफ। ठीक है, मैग्नेट को स्लोली लेके जाते देन इंड्यूस करंट ऑलमोस्ट जीरो। हाँ, अगर आप मैग्नेट को बहुत ही स्लो लेके जाओगे तो इतना कम करंट होगा कि आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। गैल्वेनोमीटर्स की भी एक लिमिट होती है देखो करंट ऑब्जर्व करने की। मान लो वो माइक्रो एम्पेयर का करंट मेजर कर रहे हैं और आप नैनो एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस करा रहे हो, वो थोड़ी मेजर हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो सेकेंड लॉ फैराडे का हमें बता देता है कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, तो इसको भी सेंटेंस में अच्छे से लिख लो। फैराडे's सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे मैं इंड्यूस्ड वर्ड भी लगा देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, rate of change of magnetic flux linked with the loop, linked with the loop। जिस भी लूप को आप देख रहे हो उस लूप में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसके रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी बात बोली थी, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे गोपाल, वेट। प्रोपोर्शनलिटी की बात बोली थी, लेकिन हमने बाद में डिफाइन ऐसे कर दिया चीजों को, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन इस तरह से कर लिया कि हाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनोगे। जैसे कि हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी बात करी थी ना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बाद में हमने फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर दिया। सिमिलर लाइंस पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ले लेते हैं। यहाँ पे k बोला पहले मैंने, d phi v by dt, और ये k आ जाता है 1, तो यहां से अपन डायरेक्टली बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू d phi v by dt। चलो, क्या है सब क्लियर? नहीं, नेगेटिव, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी आप चाहो तो मैग्नीट्यूड लगा लो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, अब उधर क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए तो मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी, उधर भी चाहो तो मैग्नीट्यूड लगा लो। तो फैराडे's सेकंड लॉ इज गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, वो डायरेक्शन नहीं बता रहा। ठीक है, अभी तक हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी। चलो, तो फैराडे के दोनों लॉ कवर हो गए हमारे। फर्स्ट लॉ बताता है कि ईएमएफ कब आएगा, सेकंड लॉ बताता है ईएमएफ कितना आएगा। अभी तक ईएमएफ की डायरेक्शन की बात नहीं हुई, अब ईएमएफ की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ईएमएफ की डायरेक्शन हमें एक अलग पर्सन ने बताई थी, लेंज लॉ। अलग लॉ से हमें पता चलती है लेंज लॉ। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ जाएगी लेंज लॉ। लिखो, द डायरेक्ट, लेंज लॉ में लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट is such that the direction of induced EMF or induced current is such that it changes the cause, it opposes the cause, the direction of induced current or induced EMF is such that it opposes the cause producing it, it opposes the cause producing it। जो भी चीज की वजह से, जिस चीज की वजह से ये ईएमएफ आ रहा है, ये उसी को अपोज करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो, अपनी हिंदी में कहावत होती है ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है ये कुछ ऐसी चीज करता है, जिसने इसे प्रोड्यूस करा उसी को अपोज करेगा। ठीक है, अगर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो फ्लक्स को ही अपोज कर रहा है, फ्लक्स चेंज के वजह से प्रोड्यूस होता है ये, तो इट ट्राई टू अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते थे, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ tries to oppose the change of flux, ऐसा भी लिख लो। induced current और induced EMF tries to oppose change of flux।
ट्राइज टू अपोज चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझे इसे। फ्लक्स चेंज का अपोज करना मतलब क्या? मान लो आप फ्लक्स बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मैंने करंट लूप लिया। मैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर दिखा देता हूँ ताकि आप करंट की डायरेक्शन समझ पाओ। ये मैंने एक लूप लिया, दिस साइड इज आउट ऑफ द बोर्ड और ये इनसाइड है ना, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, ठीक है। एंड देयर इज अ मैग्नेट हियर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब सपोज आप मैग्नेट को टुवर्ड्स द लूप लेके जा रहे हो, मैग्नेट को टुवर्ड्स द लूप लेके जा रहे हो, तो अपन चेक करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है। अब मैग्नेट को टुवर्ड द लूप लेके जाओगे तो नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड लाइन जो होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होती है। नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है एंड मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द लूप। इसका मतलब इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में लूप से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। तो लूप में जो इंड्यूस करंट है वो उसे अपोज करना चाहेगा। जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करने के लिए वो उल्टा फ्लक्स बनाना चाहेगा, उल्टा फ्लक्स बनाना चाहेगा। उल्टा फ्लक्स बनाने के लिए इंड्यूस करंट ऐसा है, इंड्यूस करंट ऐसा है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट शुड बी लाइक दिस बाय लेंज लॉ। ये समझ में आया क्या? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is such that it will oppose the cause producing it. If the flux is increasing, it will try to decrease the flux. If the flux is decreasing, it will try to increase the flux. अब मैं इसी को अगर मैग्नेट को दूर ले जाता, मान लो इसी सिचुएशन में अगर मैग्नेट को दूर ले जाता, ऐसा कुछ होता, यहाँ पर हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो ऑफकोर्स बिल्कुल उल्टी चीज हो जाती, ऑफकोर्स बिल्कुल अपोजिट चीज दिखती हमको। अब क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन का फ्लक्स इज रिड्यूसिंग बिकॉज मैग्नेट इज गोइंग अवे। तो फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो उसे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, जो फ्लक्स का चेंज है उसको अपोज करेगा। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो कम करने की कोशिश करेगा, कम हो रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्लक्स इज रिड्यूसिंग बिकॉज मैग्नेट इज गोइंग अवे, तो फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करके उसे बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। क्या है बात समझ में आई? फर्स्ट केस में फ्लक्स हो रहा था इंक्रीज, तो उसको अपोज करने के लिए उल्टा फ्लक्स बनाया। सेकंड केस में फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो उसे अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन में फ्लक्स बनाया। ये समझ में आई बात फर्स्ट दो डायग्राम से? ठीक है, चलो अब और भी तरह की सिचुएशन देख सकते हैं। मान लो कि मैग्नेट का साउथ पोल होता है टुवर्ड्स द लूप, तो क्या होता? तो आपको सेम तरीके से सब कुछ चेक करना है। मान लो मैग्नेट का साउथ पोल होता और मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप आ रहा है, मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप आता है ना। अब साउथ पोल अगर टुवर्ड्स द लूप आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इस तरह से क्रॉस हो गई साउथ पोल की वजह से, और साउथ पोल टुवर्ड्स द लूप आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अब इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना है, उल्टा फ्लक्स बनाना है, तो करंट ऐसा आना चाहिए, इस तरह से करंट आना चाहिए, ठीक है। और इसका अपोजिट चीज कर दो तो वो भी आप डायग्राम बना सकते हो। मैग्नेट का साउथ पोल सपोज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो अब फ्लक्स इज रिड्यूसिंग, फ्लक्स इज रिड्यूसिंग, इस डायरेक्शन का फ्लक्स रिड्यूस कर रहा है तो उसी तरफ फ्लक्स इंक्रीज करने की कोशिश करी जाएगी, तो उसके लिए करंट ऐसा आ जाना चाहिए, उल्टा आएगा, सॉरी। ठीक है, ये आ गया। तो आपको अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखना है या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देखना है तो आपको दो चीज करना चाहिए, है ना। वो सुन के तो ऐसा लगता है लेंज लॉ में बस फ्लक्स चेंज को अपोज कर दो तो हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए दो चीज ध्यान से समझना है आपको। पहली चीज कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या थी वो समझना पड़ेगा आपको, कि जो भी आपके पास लूप या जिसमें भी इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है उसका फ्लक्स की डायरेक्शन क्या थी। फ्लक्स की डायरेक्शन समझो और वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ये समझो। फ्लक्स की डायरेक्शन देखो क्या है, अब वो बढ़ रहा है तो अपोज करने के लिए उल्टा करंट करा दो, ठीक है। फ्लक्स की डायरेक्शन समझो, वो रिड्यूस हो रहा है तो उसको सपोर्ट कर दो। तो दो चीज देखना पड़ती है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है और वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी बच्चे? देखिए, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
है ना। अब एक तरीके से और समझ सकते थे अपन, एक तरीके से और समझ सकते थे, ये तो मैंने आपको फ्लक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करा के बताया, एक तरीके से और मैं करंट की डायरेक्शन बता सकता था। देखो, नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स दिस लूप, नॉर्थ पोल इस लूप के पास में आ रहा है, तो नॉर्थ पोल को पास में आने का अपोज करना चाहिए। जो भी इंड्यूस करंट होता है वो जो भी आप करो फ्लक्स को चेंज करने के लिए, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका अपोज करेगा। आप अगर नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हो तो नॉर्थ पोल को पास में लाने का अपोजिशन क्रिएट होना चाहिए। कैसे क्रिएट होगा अपोजिशन, बताओ। इस नॉर्थ पोल को ये लूप पास में आने को कैसे अपोज कर सकता है, जब ये नॉर्थ पोल को रिपेल करे, रिपेल करे, और रिपेल करने के लिए ये भी नॉर्थ पोल जैसा बनना चाहिए, रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल जैसा बनना चाहिए, है ना। यस, ठीक है, तो नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो इसको भी नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एन अगर बना दोगे और एन के कॉर्नर्स पे एरो लगा दो, तो ध्यान से देखो उन्हीं एरो के अलोंग करंट है। आप अगर देखो यहाँ पर ये मैंने एन बनाया और एन के कॉर्नर्स पे एरो बना दिए, और जो एरो के डायरेक्शन थी ना उसी डायरेक्शन में देखो करंट है, समझे। ठीक है, सर 10th में बताया था, ओके वेरी गुड। अब ये नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे, नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे, तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जाने से कैसे रोकोगे, आपको तो जो भी कुछ कर रहे हो उसका अपोजिशन करना है। नॉर्थ पोल दूर जा रहे हो तो उसे अपोज करने के लिए साउथ पोल बन जाना चाहिए। अब साउथ पोल बन जाना चाहिए, एस के कॉर्नर पे एरो लगा दो, देखो उसी डायरेक्शन में करंट है, समझे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी साउथ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो साउथ पोल को पास में आने का अपोज करने के लिए यहाँ भी साउथ पोल बनना चाहिए। साउथ पोल इज मूविंग अवे, तो उसको जाने से रोकने के लिए नॉर्थ पोल बना दो, तो अट्रैक्ट कर लो उसे। तो इस तरह से भी हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि आप जो कर रहे हो उसको अपोज करना है, तो करंट उसको अपोज करने के लिए वैसा फोर्स भी जनरेट करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर। चलो, तो लेंज लॉ को ही हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी मैंने करंट की डायरेक्शन डिसाइड करी, ठीक है। जो भी कर रहे हो उसका अपोजिशन। अब ऐसा क्यों होता है ये बात करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा, बात समझो एक चीज, अगर ऐसा नहीं होगा, आप मान लो मैग्नेट को पास में ला रहे हो और मैग्नेट का अपोजिशन ही नहीं हो रहा पास में आने के लिए, पास में आने में कोई अपोजिशन नहीं है, और यहाँ करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो इस सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है। सपोज इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है तो उसमें आई स्क्वायर आर की हीट जनरेट होगी, स्मॉल जो भी रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से इसमें हीट जनरेट होगी, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो एनर्जी कहाँ से आ गई, आपको अपोजिशन फील ही नहीं हो रहा है, आप बस मैग्नेट को उसके पास में ले जा रहे हो, दूर ले जा रहे हो, और आपको कोई अपोजिशन फील ही नहीं हो रहा है, और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो कोई कुछ करा ही नहीं आपने और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, नो, ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैग्नेट को चलाने के लिए जब तक, अगर मैग्नेट पे आपको मान लो जीरो फोर्स लगा के उसको चलाना पड़ जाए, मतलब उसको हल्का सा पुश करा और वो चल जाएगी, तब तो आपको कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ा, कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, है ना, तब आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तब एनर्जी आपको देना नहीं पड़ी। लेकिन जब अपोजिशन होगा तो अपोजिशन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, तो नॉर्थ पोल को पास में लाने के लिए रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, हेंस आप वर्क कर रहे हो। जब तक आपको अपोजिशन फील नहीं होगा वर्क थोड़ी करोगे, वर्क करा आपने तो उसी की वजह से सर्किट में एनर्जी आई, समझे बात, ठीक है। तो एक्चुअली हम ये भी बोल सकते हैं कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अगर लेंज लॉ नहीं होता, अगर ये जो हो रहा है वो नहीं होता, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, और अपने आप करंट वजह से, करंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती, विच इज ऑफ कोर्स वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपको वर्क करना पड़े इसलिए अपोजिशन होता है, तो इस अपोजिशन के अगेंस्ट आप मैग्नेट को पास में लाते हो, और आपका जो वर्क होता है वही लूप में एनर्जी के फॉर्म में आता है। ये अपन प्रूव भी करेंगे, मैं आपको कुछ सिचुएशन में बताऊंगा भी ऐसा कि देखो एग्जैक्टली आपका वर्क ही एनर्जी में जा रहा है सर्किट में, बताऊंगा भी ऐसा। चलो, हाँ बिल्कुल सही, तो हमारा वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एक सेंटेंस हमको कई बार मिलता है किताबों में कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो बिल्कुल सही बात है ना। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ही प्रूव कर रहा है या उसके अकॉर्डेंस में ही है, ठीक है। चलो, तो अब हमने सब चीज देख ली। देखो हमने सबसे पहले फैराडेज लॉ में ये समझा कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आता है, फिर ईएमएफ कितना आता है,
और ईएमएफ की डायरेक्शन समझ ली। अब डायरेक्शन को इंक्लूड करके अगर फैराडेस लॉ को लिखो तो यहाँ पर ईएमएफ क्योंकि फ्लक्स चेंज का अपोज कर रहा है तो अपोजिशन समझाने के लिए यहाँ एक माइनस साइन लगा दिया जाता है। अपोजिशन को ध्यान में रखने के लिए यहाँ एक माइनस साइन लगा दिया जाता है। तो ये हमारे पास अब फाइनल इक्वेशन हो जाएगी जिससे हम ईएमएफ निकालेंगे। ये इक्वेशन हमको बता रही है कि ईएमएफ कब आएगा, व्हेन देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स देयर विल बी ईएमएफ। तो फर्स्ट लॉ भी इसके अंदर है, व्हेन देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स देयर इज ईएमएफ। तो फर्स्ट लॉ इसके अंदर है, सेकंड लॉ भी उसके अंदर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड लेंज लॉ भी इसके अंदर है, माइनस साइन इज इंडिकेटिंग लेंज लॉ। तो फाइनली ये इक्वेशन याद रखना, इन सबको मिला जुलाकर एक इक्वेशन बन गई। ये पॉइंट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया है ना। अब हम जो थ्योरी पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, बहुत बड़ा थ्योरी का पार्ट था, वो अपना हो गया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक छोटे छोटे से कुछ पॉइंट बता दूं कि जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंडेंट है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस लूप की प्रॉपर्टी है ना। इस लूप की प्रॉपर्टी मतलब ये कॉपर का बना है कि एल्यूमिनियम का बना है कि गोल्ड का बना है कि सिल्वर का बना है, उसकी किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट नहीं। जो इंड्यूस ईएमएफ आता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी मटेरियल ऑफ द करंट लूप, मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें क्या रेजिस्टेंस है उससे कोई लेना देना नहीं ईएमएफ का। तो लिख सकते हो इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द लूप और इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी रेडियस पर भी नहीं ऐसा पूछा है मेरे से, नहीं बेटा रेडियस तो ऑफकोर्स डिपेंड करेगा, बिकॉज फ्लक्स जो होगा वो जितना बड़ा लूप उतना ज्यादा फ्लक्स। तो एक्चुअली फ्लक्स डिपेंड कर जाएगा ना डायमेंशंस पे, लूप का एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, तो डायमेंशंस पे वैसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक डाउट है, व्हाट इफ द लूप इज मैग्नेटिक? लूप मैग्नेटिक हो मतलब कि लूप नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, फिर तो उस केस में लूप नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। मतलब कैसा मैग्नेटिक बात कर रहे हैं भाई, कंडक्टर है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा चाहे वो मैग्नेटिक हो चाहे ना हो, है ना। कंडक्टर है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मेरे पास, अभी जस्ट अपन ने बात करी कि इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड नहीं करता मटेरियल पे। तो डिपेंड नहीं करता तो हम कॉपर की क्यों बनाते हैं मोटर में वाइंडिंग? मोटर होती है या डायनेमोस होते हैं जिसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कॉपर की क्यों बनाते हैं? फिर जब हमको दिख रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंडक्टर, तो एल्यूमिनियम की बना लो, कॉपर की क्यों बनाना? चलो तो यस, अब मेरे पास कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं कम रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है ना। जो करंट आएगा इंड्यूस करंट, मान लो इस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर है, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर आर है, तो सर्किट में करंट कितना आएगा वो तो डिपेंड करेगा ना रेजिस्टेंस पे। करंट विल बी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ तो करंट बहुत कम आएगा, है ना। सारा रेजिस्टेंस इसी लूप के अंदर होगा तो इसी के अंदर एनर्जी लॉस हो जाएगी ना। लूप के अंदर ही रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर की हीट उसी में जनरेट हो जाएगी, तुम्हें बाहर एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो जितना कम रेजिस्टेंस लूप के अंदर होगा उतना कम अंदर एनर्जी लॉस होंगे, वो एनर्जी आप बाहर यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। चलो फिर मेरे पास एक डाउट है, लेकिन ईएमएफ डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस पे। हाँ बेटा ईएमएफ डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस पे, लेकिन रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट आएगा ना। तो अभी अपन ने बात क्लियर तो करी कि करंट कम आया, सर्किट में करंट कम रहेगा, पावर कम जनरेट होगी सर्किट में, ईएमएफ इनटू करंट पावर बोलोगे वो कम जनरेट होगी, या रेजिस्टेंस के अंदर ही सर्किट के अंदर ये लूप के अंदर ही एनर्जी लॉस हो जाएगी, आपको बाहर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक। चलो अब अपन ने इंड्यूस करंट की बातें करी है, ये भी लिख लीजिए, इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन भी लिख लीजिए, इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन भी लिख लीजिए। इंड्यूस करंट इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। देखो उसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं
तो करंट जो इंड्यूस होगा वो हो जाएगा ईएमएफ विच इज माइनस डी पाई बाई डी टी अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को ऐसा 1 अपॉन आर आगे लगा सकता हूँ, आई इंड्यूस लिख दिया अपन। अब जो करंट होगा याद करो उसको अपन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिखते ना, चार्ज जो फ्लो हो रहा है डिवाइड बाय टाइम टेकन, इससे अपन लिख सकते हैं करंट। दोनों तरफ dt है, दोनों तरफ dt कैंसिल करके अब मैं ये लिख सकता हूँ कि छोटा सा जो चार्ज फ्लो होगा दैट विल बी माइनस छोटा सा चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दूं तो चेंज इन फ्लक्स, सॉरी ये चार्ज था q था, चार्ज फ्लो जो टोटल हुआ दैट शुड बी माइनस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये भी एक बहुत काम की इक्वेशन आई थी हमारे पास। किसी सर्किट में फ्लक्स चेंज होने से कितना करंट की वजह से चार्ज फ्लो कर जाएगा, ड्यू टू इंड्यूस करंट कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वो निकाल सकते हैं अपन। हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, माइनस साइन इज शोइंग द डायरेक्शन, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है यहाँ पर। तो चार्ज कितना फ्लो होता है ड्यू टू द इंड्यूस करंट बाय द चेंज इन फ्लक्स, उसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चीज ध्यान से देखो यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन में टाइम का कोई रोल ही नहीं है, बस रेजिस्टेंस का रोल है ना। और ये इक्वेशन हमको ये भी बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी चार्ज इनटू रेजिस्टेंस की डायमेंशन। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन इज इक्विवेलेंट टू चार्ज इनटू रेजिस्टेंस की डायमेंशन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। चलो नोट कर लीजिए जल्दी से ये। क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चंस देखते हैं अब। एक सर्कुलर लूप है हमारे पास जिसकी रेडियस है सपोज 2 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B which is changing with time. It is 0.2 into t Tesla, where t is time, 0.2 into t Tesla। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, फाइंड ईएमएफ इन लूप, लूप में ईएमएफ कितना आ रहा होगा, पहले चीज। चलो दूसरी चीज, इंड्यूस करंट इन द लूप। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो एक करंट, एक लूप दे दिया मैंने आपको, उस लूप से मैग्नेटिक फील्ड पास कर दी है, उस लूप की रेडियस दे दी मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर दी है, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ पूछ लिया। करो। चलो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान सा दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन भी आसान था, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। चलो अब आ रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन 1 मैग्नेटिक फील्ड की 0.2 इंटू स्मॉल टी टी टाइम टेस्ला और लूप के रेडियस दे दिया मैंने आपको 2 सेंटीमीटर। देखो रेडियस यहाँ पे दिखाई थी मैंने, थोड़ा अच्छे से लिख देते। लूप की रेडियस 2 सेंटीमीटर और आपसे इसमें ईएमएफ पूछ लिया, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इसका प्लेन से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स हो जाएगा इसका एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.2 इनटू टी। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। फ्लक्स को अच्छे से लिख दो, तो कितना हो रहा है 10 पावर यहाँ पर -4 और ये -5 हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10 पावर -5 इंटू टी टेस्ला। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ आ जाएगा, तो ईएमएफ शुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, तो बस टी है, डिफरेंशिएट करोगे तो 4 पाई इंटू 10 पावर -5 है ना। ईएमएफ किस यूनिट में लिखेंगे? तो एसआई में अपन लिखेंगे तो वोल्ट में आ जाएगा। प्लस हमने टेस्ला में लिख दिया गलती से, उसको वेबर में लिखना चाहिए और उसे अब वेबर पर सेकंड वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इंड्यूस करंट के रेजिस्टेंस पर डिवाइड और कर दो, तो करंट विल बी 4 पाई बाय 5 into 10 power -5 एम्पियर। सिंपल 8 पाई होगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था, ओके ओके, हाँ मैंने गलती कर दी, यस इट शुड बी 8 पाई, इट शुड बी 8 पाई। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली कुछ ऐसे ही आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम ही होती है, इससे भी कम होती है, ये तो मैंने फिर भी स्ट्रॉन्ग दे दी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आप अगर कभी एमआरआई वगैरह मशीन देखी हो कभी, तो वहां देखना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला ऐसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा नहीं होती, तो बहुत स्ट्रांग होती है उनकी और मैग्नेटिक फील्ड, और वो उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड भी बस 2-3 टेस्ला ही है। तो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड इससे भी कम ही होती है, जैसे अर्थ की फील्ड गॉस में होती है ना, 0.1 गॉस से 0.5 गॉस ऐसा कुछ अर्थ की फील्ड की वैल्यू है, तो कुछ वैसे ही यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। चलो सेकंड क्वेश्चन करो, इसमें मैंने आपसे एवरेज ईएमएफ पूछ लिया है, करो। मेरे पास बच्चे से पूछ रहे हैं नेगेटिव आएगा कि नहीं। मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी है, नेगेटिव लगा सकते हो इफ यू वांट टू शो द डायरेक्शन, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो उसको अपोज करने के लिए ऐसा करंट आना चाहिए, तो आप चाहो तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखा दो, या आपको इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी है तो इसमें कहीं पर भी बैटरी जैसी दिखा सकते हो, ऐसा बैटरी जैसी शो कर सकते हो, वहां पर ईएमएफ लिख देना कितना आया। ठीक है, पर हाँ ये बस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बैटरी यहाँ लगा रहे, एक्चुअली ईएमएफ पूरे लूप में, पूरे लूप में, एक्चुअली ईएमएफ पूरे लूप में। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा है बच्चों का, चलो देखते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन दे दिया है आपको क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब मैं पूछ रहा हूँ इंड्यूस ईएमएफ एट t = 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे ईएमएफ। अब इसमें देखो डायरेक्शन के लिए माइनस लगा लो, है ना, कई क्वेश्चन में देखोगे आप आंसर में माइनस रहता है तो डायरेक्शन के साथ बताते हो। ठीक है, तो 2 सेकंड पे ईएमएफ के लिए क्या करेंगे, ईएमएफ इज -d∅dt, विथ अगर साइन देखे तो ईएमएफ इज -d∅dt, पाई को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 -2, माइनस साइन बाहर रहेगा, 60 -2 डिफरेंशिएट करोगे तो 60 -2, बस सब्स्टिट्यूट कर दो t = 2, t को सब्स्टिट्यूट कर दो, 12 - 2 10, तो आंसर रहेगा -10।
वोल्ट। माइनस साइन मैंने डायरेक्शन के लिए लगाया है, अगर आप मैग्नीट्यूड देना चाहो तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको कई बार देखना आंसर्स में मिल जाता है माइनस साइन, तो बेटर रहेगा माइनस साइन के साथ ही रिपोर्ट कर दे। ठीक है। सेकंड पूछा है एवरेज ईएमएफ। अब एवरेज का मतलब क्या होता है ये समझ लो बस। एवरेज अपन जैसे वेलोसिटी में एवरेज निकालते थे, बिल्कुल वैसे ईएमएफ का एवरेज फाइंड करेंगे, है ना। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी के लिए टाइम इंटरवल बड़ा ले लो। वैसे ईएमएफ होता है इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा एवरेज ईएमएफ। माइनस साइन अपने डायरेक्शन के लिए है यहाँ पर, बाकी ऐसा लिख सकते हैं। अब एवरेज ईएमएफ के लिए आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा 0 पर 2 पर, फिर उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, देन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। करो। हाँ चलो बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो फ्लक्स माइनस साइन लगा के फ्लक्स P इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते, तो 4 12, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करा -4, तो 12 -4 इट विल बी 12 -4 8, 8 प्लस 6 14, माइनस 0 पुट करो 6 अपॉन टाइम टेकन 2, बस हो गया क्वेश्चन। 14 माइनस 6 इट विल बी 8, 8 by 2 4, तो -4। क्लियर। सेकेंड पार्ट का आंसर -4। एवरेज ईएमएफ फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड इज -4। चलो थर्ड, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईएमएफ वर्सेस टाइम। तो ईएमएफ की इक्वेशन निकाली थी ना, देखो हमने वो लिखी -60 -2, जस्ट उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ईएमएफ वर्सेस टाइम -60 -2, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट आ जाएगा +2, तो +2 का इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे थीटा अगर एंगल है तो tan थीटा शुड बी -6। अब देखो यहाँ पे स्लोप आ रहा है -6, mx + c से कंपेयर करो। ठीक, चलो तो सारी चीजें अपन इस क्वेश्चन की कर ली। तो ये तो देखो वो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करिए अपन ने, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी गई है स्पेस में। यू माइट थिंक कि एक सोलोनॉइड के अंदर हम बैठे, है ना, कोई बहुत बड़ी सी सोलोनॉइड है और उसके अंदर हम बैठे, बहुत बड़ी सी सोलोनॉइड है जिसमें करंट है, तो उस करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बन गई। और अब आपको इस सोलोनॉइड के बारे में नहीं सोचना है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, बस ये आपको पता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, आपको ये पता है। और इस स्पेस में हमने एक लूप रखा हुआ है लाइक दिस, हमने एक लूप रखा हुआ है लाइक दिस। द रेडियस ऑफ द लूप इज स्मॉल r, बट लूप इज हैविंग n टर्न्स। n टर्न्स मतलब कि एक सिंगल वायर नहीं है वो, बहुत सारे यहाँ पर हमने टर्न्स बना रखे हैं, ये मैंने बहुत सारे ऐसे टर्न्स बना रखे हैं। ठीक है, अभी मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ ड्रॉ, आप समझ गए कि बहुत सारे टर्न्स है। अब क्या करा, अचानक से सोलोनॉइड का करंट रिवर्स कर दिया, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना, मान लीजिए वो मैग्नीट्यूड में बी थी, वो अचानक से रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन में। समझे बात। क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a loop of radius r and n turns is placed. Now magnetic field is suddenly reversed in direction. Magnetic field is suddenly reversed in direction in a small time interval small t. In a small time interval small t. कितने टाइम में रिवर्स कर दी, b इस रिवर्स नीचे की तरफ कर दी इन t टाइम, रिवर्स कर दी t टाइम में। ठीक है, चलो दो चीज पूछ रहा हूं। पहली चीज, व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, करो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप करो, व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। तो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, एक गगनदीप का है, बेटा गगनदीप गलत है आंसर आपका।
ईएमएफ के लिए फ्लक्स सोचना पड़ेगा। सिद्धेश का ठीक है। पहली चीज पूछी मैंने आपसे, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप? मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स। हाँ अच्छा, सिद्धेश की भी हाँ छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है। यस कुशाग्र, टाइम मैंने दिया हुआ है देखो आपको टी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली अपवर्ड फ्लक्स बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जब रिवर्स करेगी तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। आप अगर इनिशियल फ्लक्स को प्लस ले लो, इनिशियल फ्लक्स ऊपर की तरफ है उसे प्लस ले लिया, वो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू नंबर ऑफ टर्न। टोटल लूप में फ्लक्स के लिए नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि रिवर्स हो रही है तो फाइनल माइनस लिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप चेंज इन फ्लक्स निकालोगे तो 2 का फैक्टर आ जाएगा। नाउ चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो -2 पाई आर स्क्वायर बी इनटू एन, ये हो गया चेंज इन फ्लक्स। बस चेंज इन फ्लक्स को टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम बहुत छोटा ही है तो ईएमएफ आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए माइनस लगा सकते हो आप, तो माइनस लगा दोगे डायरेक्शन का तो ये माइनस ऊपर का कैंसिल हो गया बाय 2, सिंपल सा आंसर, ठीक। चलो मैक्सिमम बच्चों को तो सही आंसर थे ना। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, if the resistance of the loop is capital R, if the resistance of the loop is capital R, if the resistance of the loop is capital R, what amount of charge will flow through the loop in the process? What amount of charge will flow through the loop in the process? लूप का मैंने रेजिस्टेंस दे दिया, वो कैपिटल आर लिख लो, तो आपसे मैंने पूछ लिया कि इसमें चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप इज आर, और इसमें से अब चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा इन द प्रोसेस। What amount of charge will flow through the loop in the process? चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं, कुशाग्र का आ गया, शांतनु का आ गया, गुड। एक लूप का रेजिस्टेंस नहीं, टोटल रेजिस्टेंस मैंने आर दिया है, टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, देखो हमने फॉर्मूला, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, दिस इज द चार्ज फ्लो। जस्ट चार्ज फ्लो के लिए चेंज इन फ्लक्स जो अपन ने पहले निकाला था उसको डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस से, तो 2 पाई आर स्क्वायर बी इनटू एन डिवाइड बाय आर कर दो, दिस शुड बी योर आंसर, ठीक। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अभी तक मैंने क्वेश्चंस में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दी थी, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को ना देते हुए एमईसी के कॉन्सेप्ट यूज करा सकता हूँ। एमईसी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते देखी है, हमने स्ट्रेट वायर की वजह से, करंट लूप की वजह से, अलग अलग चीजों से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है हमें पता है, तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब मैं हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन, हाँ अब मैं हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड अब आपको वायर वगैरह की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसा कुछ दे दूंगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, I have an infinite long wire which is carrying a current I which is variable. I is I naught sin omega t, इसमें करंट वेरिएबल, टाइम का फंक्शन दे दिया देखो मैंने करंट, और इसके पास में यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है, इसके पास में यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है, लूप इज एट अ डिस्टेंस a, the side of loop is b and the height is h, ठीक है। ये लूप के डायमेंशन से b and h एंड लूप इज इन प्लेन ऑफ द वायर, वायर के बिल्कुल प्लेन में है लूप। चलो अब बताओ, करंट इन द वायर इज चेंजिंग, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस भी है, कुछ रेजिस्टेंस में दे देता हूँ कैपिटल आर, इसमें रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, पता है इसमें इंड्यूस करंट क्या आएगा,
क्वेश्चन है इंड्यूस करंट इन लूप, बताइए ये है हमारे पास लूप। याद करो, इसके जैसे ही क्वेश्चन मैंने कराया आपको पहले से, तो बहुत ही आसान है आपके लिए। ये करो, इसके अलावा और क्वेश्चन देते जा रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं वैभव। तो थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा इसका, हमने फ्लक्स निकाला था इस क्वेश्चन में, याद करो। अभी पिछली क्लास में हमने इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज लिख देना है। ईएमएफ के लिए अलग से एक्स्ट्रा चीज करना है बस, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ इज डिफाइंड एज माइनस डी फाइव बाई डी टी। और जस्ट याद करो, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स इसका डिराइव करा था, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लो डायरेक्टली ना, म्यू नॉट बाय 2 पाई into this height into current in the wire into ln का एक्सप्रेशन एक आता था, ln a plus b अपॉन ए। चेक करो कॉपी में, ये पिछली क्लास में कराया अपन ने। इस वायर की वजह से इससे फ्लक्स निकाला था अपन ने, याद करो, है ना। चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है यस। बस अब इसमें जो करंट आई है उसको फंक्शन पुट कर दो जो भी दिया हुआ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट आई कैन बी सब्स्टिट्यूटेड आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये क्लियर है? तो करंट का एक्सप्रेशन मैंने जैसे सब्स्टिट्यूट करा, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे विथ टाइम, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे विथ टाइम, तो यू विल गेट ईएमएफ, ठीक है। बस अब आपको डिफरेंशिएट करने का काम बचा है। तो देखो इसमें सारे कांस्टेंट्स बाहर ले लो, माइनस साइन तो ऑलरेडी बाहर था, जो कांस्टेंट है जिनमें भी टाइम नहीं है उनको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो जो भी टाइम से हटके सारे कांस्टेंट दिख रहे सब बाहर ले लो, म्यू नॉट आई नॉट फिर h देन ln ऑफ a plus b upon a whole thing divided by 2 pi, the last term sin omega t का डिफरेंशिएशन will be cos omega t into omega, वो ओमेगा को आगे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। चलो ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। अब ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, नीचे एक आर लिख दो, तो ये आ गया इंड्यूस करंट। ये आ गया आंसर, सिंपल। हमने इसका एक पार्ट तो करा हुआ था ऑलरेडी, है ना, हमने फ्लक्स तो निकाला था, जस्ट फ्लक्स का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करना था, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने आपको करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक बड़ा लूप है जिसके अंदर n टर्न्स है, उसमें जो बैटरी है वो वेरिएबल वोल्ट की है, वेरिएबल पोटेंशियल की है, उसमें रेजिस्टेंस है देखो ये r, इसकी रेडियस a, स्मॉलर लूप की रेडियस है b, और उसमें स्मॉल n टर्न्स है। और अब मैंने पूछ लिया ईएमएफ इन स्मॉल लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करो। चलो मेरे पास एक डाउट आया सर, जब ये एक्सप्रेशन निकाला था तब करंट तो कांस्टेंट माना था। हाँ पर देखो फ्लक्स को तो मैं करंट कांस्टेंट मान के लिख सकता हूँ ना भाई, करंट की जो भी किसी इंस्टेंट पे वैल्यू है उस इंस्टेंट पे वो फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स तो मैं लिख सकता हूँ ना करंट को कांस्टेंट मान के, करंट इज चेंजिंग विद टाइम, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या फ्लक्स है वो तो यही आएगा, isn't it? बाद में टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो, ठीक है। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, ईएमएफ इन स्मॉल लूप।
चलो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ये भी मैंने आपको पार्शियली करा दिया है, देखो इसका फ्लक्स मैंने आपसे डिराइव कराया था, तो ये भी आपको पार्शियली तो आता ही है। प्लस देखो ये बैटरी की डायरेक्शन से आपको करंट की डायरेक्शन समझ में आएगी। करंट इन द बिगर लूप शुड बी इन दिस डायरेक्शन, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बी डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगा, तो पहले फ्लक्स कितना होगा वो लिख लो। फ्लक्स होना चाहिए बड़े लूप के मैग्नेटिक फील्ड, वो लिखोगे म्यू नॉट बड़े लूप में जो भी करंट है अपॉन में 2 टाइम रेडियस ऑफ द बिगर लूप, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू आई इनटू नंबर ऑफ टर्न्स करना पड़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द बिगर लूप इनटू स्मॉलर लूप का एरिया, अब उसमें भी एन टर्न है तो टोटल फ्लक्स के लिए इनटू एन करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले तो स्मॉल लूप का फ्लक्स लिखा हमने, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये चीज आई क्या अपन को, ये चीज हमको सबको अच्छे से आई क्या, है ना, वेरी गुड। बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर एन इंटू एन, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन, फिर नीचे डिनोमिनेटर में 2a, देन दिस आई को लिख दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस जो भी लगाया अपॉन रेजिस्टेंस v बाय r, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक्सप्रेशन ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ pt - 2, वो लिख दिया। तो हमारे पास दिख रहा है फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जस्ट डिफरेंशिएट करो हमें ईएमएफ मिल जाएगा स्मॉल लूप में, दिस शुड बी माइनस d5b/dt, माइनस साइन अब लगा लेना, साइन के लिए होता है बस, वो डायरेक्शन के लिए होता है, म्यू नॉट पाई b स्क्वायर कैपिटल N स्मॉल n अपॉन 2l डिनोमिनेटर में r, 3t - 2 का डिफरेंशिएशन 3, तो बस वहां पे 3 आ गया, बस बाकी तो हो गया। चलो अब डायरेक्शन भी डिसाइड कर लेते हैं ना। देखो बैटरी का वोल्टेज जो बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो करंट बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड बढ़ रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज करने के लिए उल्टा ईएमएफ बनेगा, उल्टी डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ऐसा करंट आना चाहिए। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ दिखाई मैंने, बोलो ये करंट दिखा दिया, आ रहा है समझ में करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। अच्छा ये दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, यहाँ कोई मोशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जस्ट मैंने किसी सर्किट में करंट चेंज करके दूसरे लूप में मैंने ईएमएफ प्रोड्यूस करवा लिया, है ना। सर्किट में करंट चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ईएमएफ आया। तो ये दो ऐसे एग्जांपल हो गए जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके ईएमएफ प्रोड्यूस कराया। देखो ईएमएफ के लिए फ्लक्स चेंज कराते, और फ्लक्स होता था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और दोनों के बीच का एंगल। तो ईएमएफ चेंज कराने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकता हूँ, एरिया चेंज कर सकता हूँ, एंगल चेंज कर सकता हूँ। तो अभी इन दोनों क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। चलो अब मेरे पास एक डाउट आया, सर ये ऐसी बैटरी एंड करंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं ऑफ कोर्स यार, ये ऐसा टाइम का फंक्शन वोल्टेज ऐसा आ रहा हो तो प्रैक्टिकली मतलब अभी तक जो पढ़ा आपने उसमें नहीं दिख रहा आपको पॉसिबल है, लेकिन यस इट कैन बी अरेंज, ऐसा बैटरी अपन बना सकते हैं, ठीक, टाइम का फंक्शन कुछ आ रहा हो बना सकते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A rectangular loop, a rectangular loop is placed, a rectangular loop is placed in the region of uniform magnetic field B, in the region of uniform magnetic field B. A rectangular loop is placed in the region of uniform magnetic field B, and now it is rotated, now it is rotated, now it is rotated about its axis, about its axis as shown in the figure, about its axis as shown in the figure. Now it is rotated about its axis as shown in the figure. Loop has n turns. Loop has n turns.
मतलब ये एक सिंगल लूप नहीं है, इसमें बहुत सारे टर्न्स बना रखे अपन ने। लूप हैज n टर्न्स, ठीक है। चलो, तो अब मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इनिशियल डायग्राम दिया है, T0 का डायग्राम दिखाया मैंने आपको, T0 पे क्या सिचुएशन है वो मैंने दिखा रखी है, ठीक है। नाउ लूप इज रोटेटेड, वो देखो ओमेगा दिखाया, तो लूप घुमा रहे अपन उसके एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस दिखाया है। इस लूप में ईएमएफ आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे से घूमेगा तो एंगल चेंज होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो इसमें ईएमएफ आएगा। आपको ईएमएफ कितना आ रहा है बता रहा है, करो पहले तो फ्लक्स लिखो, फ्लक्स कितना होगा, फिर ईएमएफ लिखो। फर्स्ट थिंग, फ्लक्स linked as a function of time. Second, EMF induced as a function of time. मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये फंक्शन ऑफ टाइम का एक सिंबल हो जाएगा। करो, एंगल चेंज वाला केस बिल्कुल सही। अच्छा, अंशुल ने एक डाउट पूछा है, सर वो वेरिएबल है इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया ना। हाँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल थी इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया था, बी को वेरी कराकर वहां फ्लक्स चेंज करा था। अब इस क्वेश्चन में देखना, आप मैंने एंगल चेंज करा दिया, तो फ्लक्स चेंज करने के लिए देखो तीन चीजें होती थी, मैंने इस क्वेश्चन में एंगल चेंज करने का केस दे दिया आपको। करो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक रेक्टेंगुलर लूप दिखाया है मैंने, दैट इज रोटेटेड। अंश, आपने फ्लक्स में कुछ चीज मिस करी है, सोचो अच्छे से। सिद्धेश का आ गया आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। असर्व का भी आ गया, वेरी गुड असर्व। ब्राउजिंग का भी आ गया, ब्राउजर एक छोटी चीज मिस करी आपने। हार्दिक का ठीक है, फ्लक्स। शांतनु ने एक चीज मिस करी है। चलो, मैंने ध्यान से देखो, मैंने n टर्न्स भी दिए हैं उसमें, उसका ध्यान रखिएगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दिखाई, और जो मैंने डायग्राम दिखाया इस इंस्टेंट T0 बोला था मैंने, इस इंस्टेंट पे एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ होगा, लाइक दिस, है ना। लेकिन जब लूप को टर्न करेंगे, घुमाएंगे, तो जस्ट आफ्टर अ टाइम डायग्राम कैसा बनने वाला है, वो लूप कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखो, ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा, ऐसा कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड वाज इन अप डायरेक्शन, नाउ लूप का जो एरिया वेक्टर है वो देखो रोटेट होने की वजह से चेंज हो गया, जितना लूप घुमा उतना एरिया वेक्टर घूम गया। ये डायग्राम समझने की कोशिश करो, है ना, 3D जैसा कोई डायग्राम है, ये लूप ऐसा था, उसको ऐसे घुमा दिया अपन ने इस तरह से, तो लूप का जो एरिया वेक्टर था इसके परपेंडिकुलर, वो जितना एंगल लूप घुमा उतना ही घूम गया, ठीक है। तो लूप के एरिया वेक्टर ने, अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, तो थीटा एंगल घुमा होगा, तो थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब देखो अपन फ्लक्स क्या लिखेंगे, पहले तो नंबर ऑफ टर्न है तो नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई कर लो, एरिया लूप का ए बी, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, दोनों के बीच के एंगल का कॉस लगा दो विच इज ओमेगा टी। चलो, ये आ गया फ्लक्स, इसमें कोई डाउट? फ्लक्स तो मैक्सिमम बच्चों का सही भी दिख रहा है मुझको, ठीक है। उसके बाद फिर ईएमएफ, अब ईएमएफ कैसे लिखेंगे, तो माइनस डी फाइव डी बाई डी टी लिखते थे ना अपन, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, और माइनस साइन हमारा डायरेक्शन बताने के लिए होता था, वो यूज कर लो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो एन ए इंटू बी इंटू कैपिटल बी इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया हमारे पास ई।
Can we plot this flux and EMF as a function of time? बोलो. Yes, we can plot. तो फ्लक्स को अगर प्लॉट करोगे तो फ्लक्स का ग्राफ कॉस का बना देना और ईएमएफ का ग्राफ साइन का आ जाएगा. ऐसा कुछ बन जाएगा. चलो, क्या ये ईएमएफ का ग्राफ देख के आपको कुछ समझ में आया, कुछ याद आया? यस, एसी जनरेटर. यस, बिल्कुल सही है ना. एक्चुअली ये एसी ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं वो मैंने बता दिया आपको. हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसमें अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सप्लाई होता है. हमारे घरों में जो केबल्स आती है उसमें अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है. उसका ग्राफ ऐसा है. वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखा अपन ने. ये पूरा जो अपन ने सिस्टम समझा, दिस इज नथिंग बट एन एसी जनरेटर. एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट देख लिया अपन ने, एक आइडिया समझा एसी जनरेटर का क्या होता है. तो इसके साथ आप शायद हेडिंग इसके साथ लिख लेना, एसी जनरेटर. हाँ, 10th में बहुत बनाए होंगे आपने. यस, बिल्कुल सही. ठीक है, चलो तो इसके साथ हेडिंग लिख लीजिए एसी जनरेटर. अब क्योंकि मैंने आपका टाइम ओवर हो चुका है और 1 मिनट एक्स्ट्रा ही हो चुका है, तो आज मैं रुकता हूँ यहाँ पर. हमने BB1 डिस्कस कर लिया. आप BB2 एंड 3 अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो. दोनों हो सकते हैं आपसे काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अभी एकदम हार्ड एंड फास्ट करके नहीं लाना है, ट्राई करके आओ. अभी हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. यहाँ रुकता हूँ मैं क्योंकि टाइम हो चुका है. चलो बच्चों, बाय.